स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। देखिए, हम लोग सोशल जस्टिस चल रहे थे और सामाजिक न्याय को पढ़ने के लिए हमने तरीका भी बताया था कि कैसे मैप और कनेक्ट करना चाहिए जब भी फ्लो चार्ट हो। ठीक है, तो हम एक रिकैप लेते हैं कि कल क्या पढ़े थे। जब तक रिकैप नहीं लेंगे समझ में नहीं आएगा, चीजें समझ में नहीं आती हैं। जितना रिवीजन करो उतना ही फ्रूटफुल होता है। तो रिकैप में हमने बताया था सामाजिक न्याय कि सामाजिक न्याय क्या होता है। हमने कहा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है क्या, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मानवाधिकार क्या हो, सभी के पास हो, सुनिश्चित करता है प्रत्येक के पास। साथ ही साथ ये बोलता है कि समान अवसर की प्राप्ति हो। समान अवसर की प्राप्ति किस क्षेत्र में हो, सभी को, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। फिर हमने कहा कि देखो सामाजिक न्याय के पीछे मूल सिद्धांत क्या है। तो मूल सिद्धांत हमने बोला इसके पीछे कि मूल सिद्धांत है समानता। अच्छा, मेरे लिखने पे मत जाना, मैं लिखता शॉर्टी में थोड़ा बहुत में। समानता, पहुंच होना चाहिए। तीसरा क्या, भागीदारी। और चौथा हमने बताया था समानता हो गया, पहुंच हो गया, भागीदारी हो गया, और चौथा हमने मानवाधिकार बताया था। ठीक, ये इसके पीछे मूल सिद्धांत है। फिर हम आ गए थे कि संविधान में क्या प्रावधान दिया गया है। तो संविधान में अनेकों प्रावधान दिए गए हैं इसके लिए, सामाजिक न्याय सुनिश्चित के लिए। प्रस्तावना बोलता है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए 3 प्रकार के न्याय बोला गया है। फिर हमने बताया कि समानता की बात है, समानता बोलता है। समानता क्या, 14 से लेके 17 तक की बात यहाँ करोगे। फिर फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19-21। फिर डीपीएसपी के हमने बताया था कि 23 शोषण के प्रति 23 है, 41 है, 46 है, और क्या हो सकता है, 41, 46, हाँ 38 हो सकता है, समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, ओवरऑल हमने ये बात की थी। फिर हमने कहा कि एससी पे कमजोर वर्ग को डिफाइन करने के लिए आए। हमने कहा कमजोर वर्ग ज्यादातर प्रमुख रूप से अगर देखा जाए 2 चीज से ग्रसित है। एक जो बहुत गरीब हो, उच्च गरीब होते हैं, और दूसरा क्या होता है, शिक्षा की कमी है। और उसमें हमने फ्लो चार्ट के बताया कि क्यों गरीब को हमने बताया कि कमजोर वर्ग हो जाते हैं, या शिक्षा में कमी होगी तो क्यों हो जाएगा, उस चार्ट से समझ में आ रहा था। और हमने बताया कि कमजोर वर्ग कौन कौन आजकल विद्यमान है, एससी, एसटी, महिला, ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप या फिजिकली रूप से हैंडीकैप्ड हो, या एलजीबीटी। ठीक है, ये सब बताया। फिर हम आ गए एससी पे। किस पे आ गए, एससी पे। हमने कहा कि एससी की आंकड़ा देखा तो आंकड़ा में हमने बोला कि देखो साहब 16.6% हमारे कुल आबादी के हैं ये। दूसरा बताया इनका साक्षर कितना है, तो 66.1% साक्षर है। ठीक है, हमने बताया लिंगानुपात कि कितना है, 333 है इनके लिंगानुपात। ये बात हमने यहाँ पे बताया। फिर हमने कहा कि आ जाओ इनको एससी और एसटी के साथ में मुद्दे देख लिया कि जो एससी के मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे, इसमें मुद्दे क्या हैं विद्यमान। तो हमने कहा कि इनके साथ पूर्वाग्रह, कुपोषण के साथ, अब लिखते जाओ कुपोषण, लेकिन डाटा के साथ लिखना है। कुपोषण हो गया, ठीक है ना। हमने कहा शिक्षा की कमी, गरीबी, ठीक है, संविधान के प्रावधान और जो विधि है उनका अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं, ठीक है, योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, ठीक है, बजट में कम। ठीक, हम ये बोले कि और क्या बोल सकते हैं, अत्याचार या शोषण, एससी एसटी 1989 वाला शोषण बोला, सांस्कृतिक रूप से शोषण। ये हमने कहा कि इनके सामने आज भी विद्यमान मुद्दे हैं।
फिर आगे हम क्या, फिर आगे इनके कदम क्या उठाया सरकार। तो कदम हम उठाने के लिए बोले कि शैक्षिक रूप से एक कदम उठाया गया। तो हमने 10 से पहले, 10 से पहले जिसको बोलते, और 10 के बाद इनको शिक्षा में दिया, उच्चतर शिक्षा करने के लिए छात्रवृत्ति दिया गया, फिर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति दिया गया। ऐसे कदम शिक्षा में उठाए गए, गिना देंगे 2-3। फिर हम आ जाएंगे कि आर्थिक रूप से क्या किए। तो आर्थिक रूप से हम बताएंगे 2 संस्था की बात बताएंगे इनके, ठीक है। एक सफाई कर्मचारी वित्तीय सहायता संस्था बता देंगे राष्ट्रीय, और ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्तीय सहायता संस्था बता देंगे, ठीक। तो ये 2 संस्था बताएंगे। फिर योजना जो चल रही है, योजना कोई है तो वो बता देंगे। आर्थिक रूप से देख लिया, सामाजिक रूप से देख लेंगे, ठीक है। तो सामाजिक रूप से क्या क्या किया गया ये चीजें बता देंगे। राजनीतिक रूप से क्या किया गया ये बता देंगे। बात वही है घूम फिर के कि सरकार ने कदम क्या उठाया। इस पे 1-1, 2-2 सब पे एग्जाम्पल आना चाहिए। जब 2-2 ही लिखोगे ना तो बहुत हो जाएगा, 125 और अच्छा आंसर होगा, लेकिन बस प्रेजेंटेशन कैसे रखना है ये दिमाग में खाकार जरूर बना लेना, ठीक। तो ये हुआ, और उसके बाद हमने इनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं वो चुनौतियों को देखा। चुनौतियों को देखने के बाद, आज भी चुनौतियों के बाद फिर हम आ गए हाथ से मैला ढोने वाले के। हाथ से मैला ढोने वाले के डाटा देखे और बताया डाटा में कि 282 लोग मर गए थे सेफ्टी टैंक में, इस जो हाथ से मैला ढोने वाले थे, ठीक है। उसके बाद सरकार ने कदम क्या लिया, तो 2013 का एक्ट लेके आ गई थी, ठीक है। रोजगार देने की बात आई, स्वरोजगार देने की बात की, ठीक है। पुनर्वास करने की योजना लेके आई। तो ये सब योजना लेके आई सरकार की, बता दें। लेकिन फिर भी चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां बताओगे कि चुनौतियां क्या क्या है जो हमने बता रखा था। तो हाथ से मैला वाला चुनौतियां देख के फिर निष्कर्ष लिख ले। तो इतना हमारा एससी मतलब ओवरऑल में कि हमने एससी देख लिया था और हाथ से मैला ढोने की प्रथा देख लिया था। अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लेना पीछे। अब आ जाते हैं एसटी पे। एसटी की बात करें तो पहले डाटा देखते हैं। हमने कहा था एससी में यही कंपैरिजन भी करते चलेंगे। एससी में बात किए थे कि कौन से आर्टिकल के तहत अधिसूचित किया जाता है, ये हमने 341 बताया था। एसटी में क्या है, 342 के तहत प्रेसिडेंट अधिसूचित करता है, वो सूची में जिनका नाम होता है वो क्या होते हैं, जनजाति माने जाते हैं। फिर हमने आंकड़ा देखा तो हमने कहा कि कुल आबादी के 16.6% है, तो हमने इनको बोला कि 18.6% है। और इनमें एक फैक्ट है कि 90% लगभग गांव में रहते हैं और 10% क्या होते हैं, शहर में रहते हैं। तो ये देखो 90% ग्रामीण जीवन जीते हैं कौन, एसटी। इस पॉइंट को ध्यान रखना। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या है कि आखिर विशेषताएं क्या है एसटी की। एसटी की विशेषताओं में हम जब गए तो देखेंगे कि जनजाति क्या होते हैं। जनजातियों की अपनी संस्कृति होती है, एक अपनी संस्कृति होती है, अर्थात विशिष्ट संस्कृति होती है इनकी। दूसरी बात है ये भौगोलिक रूप से अलगाव में रहते हैं, भौगोलिक रूप से अलगाव। अगर देखो गांव में भी रहेंगे तो गांव में एक टोला होगा, अन्यथा ये वन में रहते हैं या कहीं और भी रहते हैं, ऐसे क्षेत्र पे रहते हैं, भौगोलिक रूप से अलगाव होगा। आर्थिक रूप से ये क्या होंगे, कमजोर बोले हैं तो ये तो बोल ही देंगे, आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे, आर्थिक रूप से क्या होंगे, पिछड़े होंगे। और नेक्स्ट क्या होगा, ये आदिम लक्षणों वाले होंगे, इनकी जो रीति रिवाज होगी वो आदिम होगी, आदिम लक्षणों वाले होगी। नेक्स्ट हमने बोला कि ये जो मुख्य धारा के लोग होंगे वो मुख्य धारा के लोगों के साथ संपर्क नहीं स्थापित करेंगे, अर्थात उनसे बातचीत करने में संकोच करेंगे। तो जब भी विशेषताएं पूछे तो यही बताना है, ठीक है। तो अनुसूचित जाति की परिभाषा क्या है, तो परिभाषित किया गया है आर्टिकल 342 के तहत। और एसटी की विशेषताएं क्या है, तो एसटी की विशेषताएं मंत्रालय के हिसाब से ये बताओगे कि ये विशेषताएं हैं। मुख्यतः एसटी 2 अलग भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। भारत में देखा जाए तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा रहते हैं और मध्य भारत में सबसे ज्यादा रहते हैं। तो देखो नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे ज्यादा क्या रहते हैं,
एसटी रहते हैं। और मध्य भारत में देखो छत्तीसगढ़ है हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सब में ज्यादा रहते हैं। ठीक, अगर देखा जाए कि कहाँ पे नहीं रहते हैं, बिल्कुल, तो राज्यों में देखो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, दो संघ राज्य पुडुचेरी और चंडीगढ़ में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं रहती है। तो ये बात फैक्ट की है। अब साक्षरता देखो, साक्षरता दर 59% है। कितना है? 59%। वहां पे कितना बताया था? एससी वालों को 66.1% बताया था। पुरुष साक्षरता 68.5% और महिला क्या 50% से भी कम है। अगर हम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट देखें 2017-18 में, तो अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर कितना बताया गया है? वो 69.4% बताया गया है। 59 से 10 ज्यादा बढ़ गया है। ये बोल रहा है कि हाँ, साक्षरता में सुधार हुआ है। जबकि हमने ये 59% वाला किसमें जनगणना 2011 की जनगणना लिया है। ठीक, तो अनुसूचित जनजाति के हमने वो ले लिया, प्राइम डाटा जो था वो डाटा हमें हमारे पास होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन हमेशा पीबीटीजी के बारे में पूछा जाता है। पीबीटी ग्रुप पूछा जाता है कि पीबीटी ग्रुप होते क्या है, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते क्या है। तो देखो, जनजातियों में कहते ना कि गरीबों में वो गरीब, गरीबों में गरीब अंत्योदय बोला जाता है, और जनजातियों में जनजाति गरीब क्या बोला जाता है? पीबीटी बोला जाता है। बस समझने के लिए, गरीबों में गरीब अंत्योदय बोला जाता है ग्रुप। वैसे ही जनजातियों में गरीब, सबसे गरीब कौन होता है? पीबीटी होते हैं। अच्छा देखो, पीबीटी कम विकसित होते हैं। ढेबर आयोग 1973 में, वेरी इंपॉर्टेंट, ढेबर आयोग का नाम लेना है। पहली बार आदिम जनजाति समूह को, जो प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उन्हीं को आदिम जनजाति समूह बोला जाता है, मान्यता दी थी। तो ढेबर आयोग ने दिया था। ठीक है, और सरकार ने 2006 में जो आदिम जनजाति समूह था उसका नाम बदल के पीटीजी कर दिया, पीटीजी कर दिया, और विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीबीटीजी कर दिया, पीबीटी ग्रुप कर दिया। ठीक है ना। तो आखिर पीबीटी की पहचान क्या है, पीबीटी की विशेषताएं क्या है? तो हमें जब भी पीबीटी की बात लिखना हो तो दो बातें साफ ध्यान होना चाहिए कि जनजातियों में सबसे कम विकसित, ढेबर आयोग ने इनका कंसेप्ट दिया था 1973 में, और 2006 में पीटीजी इनका नाम बदल के क्या कर दिया गया? पीबीटीजी कर दिया सरकार ने। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं सर? तो विशेषताओं में देखो कि ये समरूप, इनमें समरूपता पाई जाती है। कि अगर समरूपता का मतलब क्या, अगर गरीब है तो सब एक जैसा है। ठीक है, उनमें सांस्कृतिक रूप से समरूपता, आर्थिक रूप से समरूपता, जितने ग्रुप हैं उनमें समरूपता देखने को मिलती है। तो पहला पॉइंट होगा समरूप होंगे। दूसरा क्या होगा? इनकी जनसंख्या बहुत छोटी होगी, बहुत कम बचे होंगे। ठीक है, और ये भौतिक रूप से जनजाति भी अलग रहती है, लेकिन ये ज्यादा ही अलग थलग रहते हैं, ये भौतिक रूप से ज्यादा अलग रहते हैं। ठीक है, तो भौतिक रूप से ये अलग रहते हैं और अलग रहते हैं, साथ ही साथ ये कैसे होते हैं? सरल समाज होते हैं, अर्थात ये बहुत प्राचीन व्यवस्था को लेकर चलते हैं। इनमें लिखित भाषा नहीं होती है, लिखित मतलब वो बोलते तो हैं लेकिन लिखने की भाषा नहीं होती है। और ये इनका परिवर्तन दर क्या होता है? बहुत सी लिमिट होता है। तो देखो सर, हमने बताया समरूपता पाई जाती है इसमें, और विशेषताएं पूछ लिया जाएगा। अलग थलग रहते हैं, ठीक है, जनसंख्या इनकी कम होती है, और साथ ही ये सरल समाज के होते हैं। इसमें लिखित भाषा नहीं होती है, बोलने की होती है लेकिन टेक्निक नहीं डेवलप की होती, और सरल तकनीक, इनकी जो टेक्निक होती है वो सरल होती है। कृषि भी कैसे करते हैं? सरल रूप से करते हैं, प्राचीन तकनीक रूप से करते हैं। ठीक है, आज भी वो बीज छिड़क के करते हैं, और परिवर्तन की दर इसमें धीमी होती है। ये इनकी विशेषताएं हैं। और 18 राज्य में, और साथ ही साथ एक अंडमान द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप, उसमें इन दोनों में मिलके 18 राज्य, फिर से ध्यान रखो 18 राज्य और एक अंडमान निकोबार, जो टोटल हो गए 19 राज्य और
राज्य और यूटी मिला के, उसमें 75 प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइब ग्रुप रहते हैं। 75 आदि मानव रहते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने रहते हैं? 75 रहते हैं। अब 75 में इनकी सांस्कृतिक रूप से भिन्नता पाई जाती है। अंडमान में अलग रहेगा, मध्य प्रदेश में जो है या उड़ीसा में है उनकी संस्कृति अलग होगी, और इनकी संस्कृति अलग होते हुए इनकी जो समस्याएं हैं वो भी अलग होंगे, ठीक है। तो पीवीटी समझ में आया। अब पीवीटी के संबंधित मुद्दे क्या हैं? तो देखो, सबसे बड़ी मुद्दा है कि असमानताएं। पीवीटी के बीच सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बहुत अधिक विषमता है। पीवीटी के बीच सामाजिक और आर्थिक स्तर पे विषमताएं बहुत ज्यादा हैं, तो असमानताएं हैं। घटती हुई जनसंख्या, इवन अंडमान निकोबार में तुम देखो तो कुछ जनजातियां तो 1000 तक आ गई हैं और 1000 से भी कम आ गई हैं, ठीक है। तो इनकी घटती जा रही है जनसंख्या। दूसरी असमानता है, चाहे सामाजिक रूप से देखें चाहे आर्थिक रूप से विषमता बहुत ज्यादा है। खराब स्वास्थ्य है, गरीबी है, निरक्षरता है, शुद्ध पानी पीने की कमी है, ठीक है, खराब स्वच्छता, दुर्गम इलाके हैं, कुपोषण है, खराब मातृत्व है, बाल स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर है। तो ये सब देखा जाएगा। अंधविश्वास इन लोगों के पास है बहुत ज्यादा। तो जो भी लिख सकते हो, खराब स्वास्थ्य के अलावा ये सारी चीजें में गिरावट। तो पहला बताया विषमता है, घटती हुई जनसंख्या है और खराब स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य में सारे प्रकार के स्वास्थ्य खराब इंडिकेट कर सकते हो। निरक्षरता है। अब निरक्षरता में देखो, पीवीटी की साक्षरता दर 10 से 44 तक है। तो कहीं पे जैसे अंडमान में 10% भी नहीं मिलता, तो मध्य प्रदेश में मैक्सिमम 44% मिलता है। तो सोचो, निरक्षरता दर डिफरेंट है, 10 से 44% तक पाया जाता है। आजीविका क्या है? इनकी आजीविका किस पे चलती है? तो वनों पे, जलवायु पर, ठीक है। तो वन पे चलती है इनकी आजीविका ज्यादातर। तो वन पे चलने के कारण अगर वन उन्मूलन हो गया, तो वन उन्मूलन, वनों को काटा जा रहा है तो इनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। अब वन को काटा जा रहा है या जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो वन के जो प्रोडक्ट हैं वो भी कमजोर हो रहे हैं या उतने अच्छे से नहीं हो रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से वन के प्रोडक्ट नहीं अच्छे से उत्पादन हो पा रहा है, तो इनकी आर्थिक स्थिति जर्जर हो रही है। साथ ही साथ जो माइक्रो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो छोटे छोटे उत्पाद होते हैं जो फॉरेस्ट से, वो क्या करते हैं, जिसको एमएफपी बोलते हैं, माइक्रो फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये जनजातियां तो इस प्रोडक्ट को लाती हैं, लेकिन उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है क्योंकि बिचौलियों द्वारा शोषण किया जाता है। तो बिचौलिया तो केवल कृषि में ही नहीं, कृषि नहीं, जनजातियों में सबसे गरीब जनजाति है पीवीटी, उसको भी क्या कर रहा है, बिचौलिया शोषण कर रहा है, ठीक है। तो कमजोर आदिम जो जनजातीय समूह है उनके विकास के लिए योजनाएं क्या चलाई जा रही हैं, सरकार का कदम जब पूछा जाए तो क्या होगा। तो टू द पॉइंट हमें जानना है। यहाँ पे देखो, हम लोग भटक नहीं रहे, टू द पॉइंट जान रहे हैं। तो पीवीटी के सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए 2018 में शुरू किया गया योजना। इस योजना के तहत आवास दिया जा रहा है, भूमि का वितरण किया जा रहा है, भूमि का विकास किया जा रहा है, कृषि विकास किया जा रहा है, मवेशी का विकास किया जा रहा है, सड़कों से लिंक किया जा रहा है, और गैर पारंपरिक ऊर्जा है वो स्थापित किया जा रहा है। साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा दिया जा रहा है। 2018 से पीवीटी के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं चलाई रही हैं, जिसमें ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। सामाजिक आर्थिक सारे लिख दोगे, कोई याद नहीं, जो समस्याएं बताए उसी पे है, ठीक है। तो अब एसटी से देखें तो हमने पीवीटी पहले देख लिया उसमें, अब एसटी पे आ जाए। एसटी संबंधित मुद्दे क्या है? तो एक पहला है जनजातीय संस्कृति। अब जनजातीय संस्कृति जो है वो अपने आप में अनोखी होती है, लेकिन शिक्षा, शहरीकरण, औद्योगिकरण, जो हमने बताया था पहले लेक्चर में कि प्रभावित करने वाले क्या हैं, तो वो सब की वजह से जनजातीय संस्कृति अपनी पहचान क्या कर रही है, खोती जा रही है, अर्थात जनजातीय संस्कृति संकट में आ गई है। तो पहली मुद्दा तो ये है। दूसरा है वन अधिकार को लेकर। जनजातियों को वन से बहुत प्रेम होता है, अब वन में अपने पूर्वजों का आत्मा का निवास मानते हैं, और वन उनके लिए क्या होता है, पवित्र स्थान होता है। जैसे हमारे लिए मस्जिद और मंदिर होता है, उसी प्रकार जनजातियों के लिए वन उनके लिए क्या है, आस्था की विषय है। तो फिर ये जो वन अधिकार जो शुरू से आ रहा है, पहले तो अंग्रेजों ने हड़कंप मचाया वन अधिकार को लेके,
और धीरे धीरे मांग किया गया, FRA एक्ट आया, वन राइट एक्ट या फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, याद होगा, ठीक है ना। ये भी अधिकार की बात करता है, लेकिन आज भी डाटा देखोगे तो डाटा में ये शोषित होते हैं, ठीक है। ये कहते हैं वन अधिकार, झूम कृषि के लिए मनाही करता है सरकार, लेकिन कहते हैं कि झूम कृषि हमारी परंपरा है, हमारा नेचर है, हमारी संस्कृति है, हमको अधिकार मिलना चाहिए, तो गतिविधियां प्रभावित होती है। नेक्स्ट है भूमि हस्तांतरण। हमने गरीबी से कैसे कनेक्ट किया था कि गरीबी अगर बढ़ेगी तो भूमि हस्तांतरण बढ़ेगा, और वर्तमान समय में वैश्वीकरण हो रहा है, तो वैश्वीकरण और औद्योगिकरण की वजह से उद्योग क्या हो रहे हैं, उद्योग जाके, जैसे एक एग्जांपल ले लो कि आपको मालूम है कि छोटा नागपुर का पठार कितना खनिज रिच है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, और वहां पे छोटा नागपुर पठार में खनिज रिच है तो अच्छी बात है भाई, लेकिन वहां वन है तो वहां पे जनजातियां पाई जाती हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे उद्योग आए और उद्योग स्थापित हुए यहाँ पे, तो जिनके नाम से, ट्राइबों के नाम से जमीन था वो ले लिए, और लालच दे के पैसा तो दे दिए, पैसा दे दिए, पैसा दे के वो आया, एसटी शहर में आया, उसको चकाचौंध माहौल देखा, दारू पिया, पता नहीं क्या क्या किया, वो उड़ा दिया, फिर आ गया जीरो लेवल पे, जीरो लेवल पे आया तो वो तो जमीन से भी गया ना। तो भूमि हस्तांतरण ने बहुत सारी चीजें कर दी। ऐसा नहीं है, जो हमने प्रभाव बताया कि कभी प्रभाव को देखना हो, किसी प्रभाव, अब जैसे भूमि हस्तांतरण की प्रभाव देखना है हमको, तो हम कैसे देखेंगे कि कारण भी सोच लेंगे, प्रभाव भी सोच लेंगे। हम एक तरीका बता रहे हैं कि अगर संविधान में जो बातें बोली गई हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर वो प्रावधान अच्छे से न लागू हो, तो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे प्रभाव में भूमि हस्तांतरण, तो भूमि हस्तांतरण की संविधान में जो प्रावधान सुरक्षा करने के लिए होगा, और संविधान में एसटी के लिए अलग ही प्रावधान दिया गया है, अगर वो सशक्त नहीं होगा तो भूमि हस्तांतरण बढ़ जाएगा। जो कानून होगा या विधि होगा वो कमजोर होगा तो क्या हो जाएगा, अगर उद्योग बढ़ेगा, औद्योगिकरण बढ़ेगा तो भूमि हस्तांतरण बढ़ेगा। अगर शहरीकरण होगा, जहां उद्योग बढ़ेगा वहां शहर भी बढ़ेगा, तो शहरीकरण होगा तो फिर भूमि हस्तांतरण बढ़ जाएगा, बेच के निकल लेंगे वो लोग। अगर पाश्चात्यकरण आ जाएगा तो पाश्चात्यकरण में भी क्या होगा, भूमि हस्तांतरण हो जाएगा। वैश्वीकरण होगा तो वैश्वीकरण में भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा ये आगे सोचेंगे, लेकिन देखो कैसे हो रहा है। तो हमने कहा कि केवल एक बात नहीं है, भूमि हस्तांतरण, शिक्षा का अभाव, बुनियादी ढांचा की कमी, विस्थापन और बलात् प्रवासन होगा। और ये हमने मुद्दे बताए। तो कल्याणकारी कार्यक्रम क्या चल रहे हैं, तो जरा सा मुद्दे अगर देखा जाए तो मुद्दे को हम बड़े सिंपल वे में एक हम एसटी के लिए ही मुद्दे बना दे रहे हैं कि आप लोग को समझ में आए कि हाँ कहाँ ये राम कथा चल रहा है कि क्या है। मुद्दे देखो, मुद्दे क्या है, हम एक फ्लो चार्ट बना के रख रहे हैं। पहला हम कहे कि गरीबी मुद्दा ले रहे हैं, और सिर्फ हम बात कर रहे हैं एसटी के लिए। एक गरीबी मुद्दा सोचे तो हमने कहा कि यहाँ पे गरीबी मुद्दा क्या है, व्यक्तिगत रूप से शोषण किया जा रहा है, व्यक्तिगत सांस्कृतिक शोषण, सांस्कृतिक शोषण व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। और ये कौन कर रहे हैं, साहूकार। साहूकार क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, और पैसा देने के बाद अगर वो पैसा भुगतान नहीं कर रहा है तो व्यक्तिगत रूप से शोषण कर रहा है, और बेचारा वो कहाँ चला जा रहा है, गरीब रूप से। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे सामूहिक रूप से शोषण, सामूहिक रूप से शोषण कौन कर रहा है, सामूहिक सांस्कृतिक शोषण कर रहा है। और वो उसमें कौन कौन है, तो एनजीओ है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑफिशियल्स हैं। ऑफिशियल्स मतलब कि जो अधिकारी हैं, ये क्या कर रहे हैं, सामूहिक रूप से इनका शोषण कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं सामूहिक रूप से शोषण करने का, कोई भी इनकी कल्चर आ रहा है तो एनजीओ और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बदलना चाह रही है, ठीक है। अब हमने कहा कि ये एसटी क्या है, इनमें तकनीकी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो कृषि उत्पादन इनका क्या होता है, कम हो जाता है, गरीबी हो गया, तो गरीबी से शोषण होगा। और एसटीओ के अंदर सबसे बड़ी बात है कि ये सामाजिक उत्सव में बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, बहुत ज्यादा वो खर्चा करते हैं, तो खर्चा बढ़ गया तो गरीबी हो गया, ठीक है। सामाजिक उत्सव में खर्चा करने की वजह से और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। या एक और कारण ले लो, वन कानून। अब हम इसको जोड़ते हैं और से, तो अब देखो
इसका कारण क्या हुआ, गरीबी का प्रभाव क्या हुआ, गरीबी की वजह से गरीबी का प्रभाव हुआ, ऋणग्रस्तता बढ़ गया, ऋणग्रस्तता बढ़ गया, शिक्षा पे प्रभाव पड़ा, स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ा, ठीक है, फिर स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ा, भूमि हस्तांतरण पे प्रभाव पड़ा, ठीक है, बना लेना, हम बोल रहे हैं भूमि हस्तांतरण पे प्रभाव पड़ा, और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आप जरा सा देखो, गरीबी बढ़ा, गरीबी ऋणग्रस्तता की वजह से बढ़ा, और ऋणग्रस्तता होगा गरीबी की तरफ ले जाएगा। अगर वैसे ही गरीबी की वजह से शिक्षा नहीं मिलेगी, और शिक्षा नहीं होगा तो गरीबी रह जाएगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो गरीब हो जाएगा, अगर गरीब होगा तो स्वास्थ्य खराब होगा। वैसे ही भूमि को लेके है, ठीक है, हम छोटा सा है कैसे बना सकते हैं, आप लोग समझना, ये गरीबी से लिंक कर रहे हैं। अब देखो, ऋणग्रस्तता होगा तो शिक्षा नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा तो फिर ऋणग्रस्त हो जाएगा, वैसे ही शिक्षा नहीं होगा तो स्वास्थ्य की कमी, एक दूसरे से लिंक है, बोलो हाँ या ना। और ये ओवरऑल की से क्या होगा, मन में कुंठा आएगा, कुंठा होगा, ठीक है, मानव विकार होगा, अर्थात ये कहेंगे कि मानसिक रूप से आघात होगा, इसको मानसिक रूप से आघात होगा तो पलायन करेगा, पलायन करेगा तो फिर या पलायन करेगा, या मानसिक रूप से आघात होगा, आत्महत्या करेगा, फिर वो उनकी जनसंख्या कम होगा। ओवरऑल यही हमारा मुद्दा है। अब जरा सा देखो, ये हमने बना दिया, अगर मुद्दे में देखेंगे तो कहीं इसके उत्तर नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा, आप सब इससे निकाल सकते हो कहानी के रूप में। देखो कैसे निकालते हैं, आप देखते जाओ हम कहानी के रूप में क्यों फायदा कर रहे हैं। देखो कि मुद्दे क्या हैं, वन कानून का नाम लिया, देखो जनजातीय संस्कृति, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, वन अधिकार बोला था वन कानून की वजह से, भूमि हस्तांतरण, शिक्षा का अभाव, बुनियादी ढांचे की कमी, विस्थापन और बलात्श्रम। देखो जब गरीबी होगा तो वहां पे बुनियादी ढांचे की कमी होगी, और विस्थापन और बलात्श्रम होगा, और जोड़ते जाएंगे, कहीं से भी उत्तर नहीं आएगा, जो हमने बताया वही होगा। तो ये अपना एक बना के हर एक चीज के रख लो, रामबाड़ के लिए, बार बार नहीं, और साथ ही में वो दो लाइन लिखना है कि क्या चीज एग्जाम्पल है, कौन सी योजना करना है, कौन सा बड़ी सोशल जस्टिस, कुल मिला जुला के ना बोलेंगे तो हंसोगे कुल मिला जुला के कि सर ऐसे ही बोलते हैं, 4 घंटे की कहानी है अगर अच्छे से करो तो, ठीक है। तो कार्यक्रम देखो, जनजातियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, शैक्षणिक के लिए क्या, वही पूर्व मैट्रिक और मैट्रिक के बाद चलाया जा रहा है योजना, छात्रवृत्ति देने का, उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप दिया जा रहा है, जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, एक क्लब मॉडल चल रहा है। तो ये बताओ, ये सब बताने वाली चीजें हैं। फिर कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा को सुदृढ़ करने की योजना चल रही है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलाया जा रहा है, ठीक है। ये दोनों के लिए, अनुसूचित तीनों के लिए, SC ST और OBC। आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के लिए क्या है, तो जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्था बनाया गया है, ठीक है। तो ये संस्था का नाम मालूम है, अरे बहुत अच्छे से जानते होंगे, ऐसे बताएं कि ना बताएं, ठीक है, आगे आएगा। जनजातीय उत्पाद के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता दिया जा रहा है, इसके अंदर डिटेल डाटा दिया है, वो डाटा नहीं बताने का है। मतलब देखो, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों वाले स्वयं सहायता समूह के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना, तो मतलब इनको माइक्रो स्वयं सहायता समूह को क्या किया जा रहा है, सशक्त किया जा रहा है। कोविड के महामारी के दौरान, वेरी इंपॉर्टेंट, कोविड महामारी के दौरान अगर प्रभाव में पूछे कि सरकार ने क्या कदम उठाया, तो देखो MSME में वृद्धि की, जो माइक्रो फूड प्रोडक्ट थे उन प्रोडक्ट पे क्या दिया जा रहा था, MSP दिया जा रहा था, उस MSP को क्या किया, वृद्धि किया। ट्राइफेड वेरी इंपॉर्टेंट, अनसोल्ड स्टॉक को की खरीद की कौन, ट्राइफेड ने। और ट्राइफेड क्या करता है, जो याद है ना, जनजातीय महोत्सव सुना होगा, जाके खाते होते हो, कभी गए हो कि नहीं गए हो ना, आज भी कभी हो ना तो जाना जरूर जनजातियों के महोत्सव में, बहुत मजा आता है, ठीक है। ऐसे चीजें देखने को मिलेगा कि वैसे चीजें तो देख नहीं पाओगे आज के टेक्निकल ग्रुप में, ठीक है। मासिक राशन दिया जाता है किसके द्वारा, राशन के लिए ट्राइफेड के द्वारा। ट्राइफेड के बिना तो इसका कहानी अधूरा है। छोटे कारीगरों को कार्यशील पूंजी देता है कौन, ट्राइफेड देता है।
तो ये कोविड के दौरान ये भी किया था, ट्राइफेड ने बहुत मदद किया था। ठीक, अब आ जाओ आदिवासी महिला को सशक्तिकरण योजना। अनुसूचित जनजाति महिलाओं का आर्थिक विकास के लिए 1 लाख रुपया तक लागत वाली योजना के लिए 90% तक का ऋण 4% वार्षिक ब्याज पे दिया जा रहा है। तो ऋण आदिवासियों महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की योजना ला। स्टैंड अप इंडिया मालूम ही है कि महिला हो और अनुसूचित जाति और जनजाति हो, उनके लिए उद्यमिता के लिए ये स्टैंड अप योजना लाया गया। ठीक है, इसके अंदर ऋण दिया जाता है। तो ये हमने पढ़ा। अब देखो सामाजिक सशक्तिकरण जनजातियों के लिए क्या किया गया। तो जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता मिला। तो ट्राइबल सब प्लान, टीएसपी बोलते हैं। ट्राइबल सब प्लान के लिए हमने बताया था ना कि मंत्रालय, हर एक मंत्रालय क्या करेगा, अपना अंश देता है और वो इस टीएसपी ट्राइबल सब प्लान के तहत क्या किया जाता है, खर्च किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा राज्यों को प्रदान की गई। मतलब सीधी बात है कि ये जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता दिया जाता है। वन ग्राम विकास योजना लाया गया, तो वन से जुड़ा हुआ है सारा। पंचायत जो पेशा है, पेशा के लिए लिया गया। पेशा इनकी सामाजिक करता है। पेशा यहाँ तक कि शराब की भट्टी, कोई जैसे होता है ना कि एसटीओ को अपना देसी शराब बनाना बड़ा प्रिय है और वो ओकेजन पे पीते भी हैं। तो बाहर वाले क्या करते हैं ना, आके शराब बना के बेचने लगते हैं, तो एसटी को नुकसान होता है। तो पेशा ऐसा कर सकता है कि वो नियम बना दे कि वहां पे कोई विदेशी शराब ना बेचे, देसी ही चलेगा। भूमि अधिग्रहण करना हो, खनन करना हो ट्राइब वाले क्षेत्र में, तो पेशा बहुत शक्तिशाली हो जाता है। पेशा को हमने डिटेल में बताया भी था पॉलिटी में, तो अब जरा सा पढ़ना उसको अच्छे से। स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया गया है इनके लिए और स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जा रहा है। तो इस तरह हर एक सेक्टर में, सामाजिक के हर सेक्टर पे क्या करेंगे, बात करेंगे। लेकिन शिक्षा को हमने क्यों अलग कर दिया? सामाजिक में तो शिक्षा भी आता है, शिक्षा आप यहाँ भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन हमने बताया था ना कि गरीबी और शिक्षा दो प्रमुख कारण है। तो कोशिश करना कि गरीबी और शिक्षा पे दो अलग अलग हमेशा बोले। तो गरीबी में आर्थिक वाला हम शामिल कर लेते हैं, शिक्षा अलग, और फिर अलग हमने सामाजिक और भी बता सकते हैं। लेकिन हमने जो आपको बताया है फॉर्मेट, वो फॉर्मेट गलत नहीं है, आप उसमें भी लिख सकते हो। देखो शिक्षा के संबंध में ढेबर आयोग की सिफारिशें आई, और जब भी एसटी के बारे में आए ना, तो इन सब आयोग को आपको कोट करना चाहिए, इनकी सिफारिशों को बोलना है। क्यों कहते हो कि नंबर नहीं मिलता है, रीजन यही है। ठीक है ना। तो ढेबर आयोग का सिफारिश देखते हैं एसटी के लिए, और ये एंथ्रोपोलॉजी और जो समाज शास्त्र के हैं सेकंड पेपर वाले में, उसमें प्रयोग कर सकते हैं। खास करके ढेबर आयोग का तो एंथ्रोपोलॉजी में ज्यादा आता है। तो पिछड़े क्षेत्रों के सभी आदिवासी बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन, वस्त्र, निःशुल्क पुस्तक, पठन पाठन सामग्री आदि उपलब्ध कराना, ये बोला था कौन? ढेबर आयोग ने। ढेबर आयोग ने बोला कि उन इलाकों में स्कूल खोलना जहां कम से कम 30 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जहां पे कम से कम 30 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन इलाकों में क्या कर दिया जाए, स्कूल खोल दिया जाए। तो जब भी शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहिए, एसटी के पूछ ले कि एसटी में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप सिफारिश करिए या सुझाव दीजिए, तो सुझाव आप ढेबर आयोग को उठा लीजिए। और भी आयोग हम डिस्कशन करेंगे। आदिवासी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के अनुरूप क्या करना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए, उनके समय बनाना चाहिए, उन्हीं के अनुरूप छुट्टियां होनी चाहिए, उनकी संस्कृत के माहौल, उन्हीं की संस्कृति के माहौल में पढ़ाई का माहौल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उनकी संस्कृति को, सांस्कृतिक जीवन को छोड़ दिया जाए, उनको तवज्जो न दिया जाए, तो फिर वो आएंगे नहीं। क्योंकि वो उनको अपनी संस्कृति, अगर पूछा जाए कि शिक्षा और संस्कृति में क्या चुनेंगे, तो वो अपनी संस्कृति चुनेंगे, और कोई जाएगा भी नहीं। क्योंकि प्राचीन उनके अपने प्रावधान में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कभी कहोगे तो कहानी भी सुनाएंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग कहानी है जो आज के डेट में एक हम बता रहे हैं। कहानी ये है कि इंटरेस्टिंग सुन लो कि आज के समय में सेक्स एजुकेशन अगर देना हो तो समाज हाय तौबा, ये खराब हो जाएगा, लड़का खराब हो जाएगा, वो हो जाएगा, या विद्वान लोग बोलने लगते हैं तो उस पर मनाही हो जाता है। जबकि आज के डेट में सेक्स एजुकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ठीक है, और ये आदिवासी एक गोटुल होता है, गोटुल जानते हो, युवा आवास बोला जाता है, जहाँ पे जो गांव के बाहर होता है, जैसे स्कूल होता है ना, वैसे ही होता है, गांव के बाहर होता है। वहां पे लड़के लड़कियां जाके, जो युवा होते हैं,
और जो सबसे प्रोडक्टिव युवा होते हैं, प्रोडक्टिव इन सेंस प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन, सेक्स की बात करें तो प्रोडक्शन की बात नहीं यहाँ पे। यहाँ का मतलब सिर्फ प्रोडक्टिव का मतलब कि हर महीने में आर्थिक, राजनीतिक और सब उत्थान के लिए, क्योंकि यंग होते हैं। और इन गोटुल में जो बड़ी लड़कियां होती हैं, बड़ी लड़कियां जो सबसे युवा बोला जाता है, युवा नहीं बोलेंगे उनको पौड़ बोला जाता है, पौड़, वो छोटे युवाओं को शिक्षित करती हैं सेक्स एजुकेशन को लेके। ये छोड़ो सर, इनमें लिंग अनुपात अब भले कम होने जाए, लेकिन लिंग अनुपात कभी कम नहीं देखोगे। रीजन है ये समतावादी होते हैं। अगर कोई ट्राइब के समूह देख लोगे तो उसमें कोई बड़ा ये नहीं होता है कि ये बड़ा है, ये गरीब है, मैं इससे तुम दूर रहो, ये कुछ नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि आदिवासी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में इनके अनुरूप शिक्षा होना चाहिए, इनके अनुरूप छुट्टियां होनी चाहिए। ये सिफारिश किया डेवर आयोग ने। कोठारी आयोग ने डेवर आयोग की सिफारिश का समर्थन किया। तो कोठारी आयोग भी बना था, उसने भी बोला कि भैया तुम डेवर आयोग की जो सिफारिश है वो लागू करो, और साथ ही में बोला कि माता पिता को भी शिक्षित करने का आवश्यकता है, जो माता पिता हैं उनको भी शिक्षित करने की जरूरत है, तो इसके प्रति कदम उठाओ। तो शिक्षा पे ये था। इसको खाखा समिति बोला जाता है, या गागा समिति कितने लोग बोलते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर बार एंथ्रोपोलॉजी वालों को परेशान करता है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी कोई देख रहा होगा उसको फायदा मिल जाएगा। गागा ने एसटी के बारे में पूरा विश्लेषण किया और हर सेक्टर में सुझाव दिया है। तो कोई भी सेक्टर अगर मालूम है ना, कहते हैं ना स्मार्ट टेक्निक होना चाहिए, अगर मालूम है कि पढ़ा है तो खाका कमेटी ने ये बोला, इसमें प्रशासनिक सेक्टर में ये करना चाहिए, आर्थिक सेक्टर में ये करना चाहिए, लफ्ज तुम्हारे होंगे, लेकिन खाका का नाम आ गया ना तो बहुत बड़ा नाम है, खाका या गागा जो भी है बोलो। तो देखो, कानूनी और प्रशासनिक ढांचे में सुधार दिया की बात की है, एसटी के कानूनी और प्रशासनिक ढांचे में सुधार होना चाहिए। तो जनजाति सलाहकार परिषद के सशक्त बनाने की बात कहा कौन? खाका कमेटी ने। खाका कमेटी ने बोला कि जो जनजाति सलाहकार परिषद है उनको सशक्त बनाना चाहिए। जनजाति सलाहकार परिषद कहाँ पाया जाता है? अरे 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लेना 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची, ठीक है, उसी में बात होती है। जनजाति का बात किसमें होता है? जनजातीय सलाहकार परिषद का 6वीं अनुसूची में, ठीक है। जनजातीय इसमें क्या होता है कि जितने जिला होते हैं, बता दें ये अलग टॉपिक हो जाएगा, फिर फालतू में खींच जाएगा। जनजातीय सलाहकार परिषद को क्या करना, जो जनजाति को जनजातियों के बारे में सलाह करती है, सलाह देती है, ठीक है ना, वो उसको सशक्त बनाने की बात किया खाका ने, ठीक है। और कहा कि ये जनजाति सलाहकार परिषद है, उनके दायरे और जिम्मेदारियों को क्या किया जाए, विस्तार किया जाए, और इसे जनजाति सलाहकार सुरक्षात्मक और विकासात्मक परिषद में बदलने की बात कहें। तो केवल सलाह करने की बात नहीं, जनजातीय सलाहकार परिषद को सलाह करने की भी बात होनी चाहिए, सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए और विकास के लिए भी कदम उठाने के लिए इसके पास शक्तियां होनी चाहिए। ऐसे बात बोला कौन? खाका कमेटी ने, ठीक है। स्वायत्त परिषदों को राज्य वित्त आयोग के तहत कवर किया जाना चाहिए। जो भी स्वायत्त परिषद है ना, जिला स्वायत्त परिषद बोला जाता है, जनजातियों में एक जनजाति जिला बनाया जाता है, उसमें जिला स्वायत्त परिषद बोला जाता है। वो जिला स्वायत्त परिषद को वित्त आयोग के तहत कवर किया जाना चाहिए, कि वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन है वो उसके तहत आना चाहिए। और वित्त आयोग राज्य और स्वायत्त परिषद के बीच संसाधन वितरण के उपयुक्त सिद्धांतों का निर्धारित करना चाहिए। कहने का मतलब कि फाइनेंस कमीशन क्या करता है? सिफारिश नहीं करता है, फाइनेंस कमीशन बंटवारा करता है, राजस्व बंटवारा का सलाह देता है। तो उसके अंतर्गत कहा कि भैया ऐसा है ना कि जो स्वायत्त परिषद है ना, ऑटोनोमस काउंसिल्स है, उनको भी शामिल करना चाहिए। किसमें? वित्त आयोग के जो सलाह दे रहा है या वित्तीय सहायता कितनी देनी चाहिए, इस बात में इनको शामिल करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वो हमने बताया किस पे, एक पोर्शन जो हमने बता दिया कि खाका ने कानूनी और प्रशासनिक ढांचे में के बारे में है। तो जब भी बात उठती है कानूनी और प्रशासनिक ढांचे पे क्या खाका ने दिया, तो दो बातें, जनजाति सलाहकार परिषद पे दिया और स्वायत्त परिषद पे दिया, ये जनजाति से जुड़े हुए हैं। दूसरा, सामाजिक आर्थिक विकास पे उसने क्या सुझाव दिया था खाका ने? खाका कमेटी ने, गागा कमेटी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता, सड़क और बिजली,
टिकाऊ आय जैसी सुविधाओं सहित आदिवासियों के लिए सामाजिक आर्थिक प्रगति। तो कोई बोल वचन बड़ा नहीं किया है, वही बोला है कि जो कमी है उसको पूरा करो। तो ये आप भी लिख सकते हो, लेकिन बोला किसका नाम चिपक जाएगा? काका। भूमि अलगाव के बारे में, जैसे भूमि हस्तांतरण बोले थे, तो भूमि हस्तांतरण या भूमि अलगाव के बारे में उसने बोला कि भूमि हस्तांतरण से बचाने के लिए हर कीमत पे बरकरार रखना चाहिए। जो भूमि हस्तांतरण से पीड़ित हैं ट्राइब्स, उनके लिए कुछ प्रावधान ऐसा करना चाहिए। और साथ ही साथ ये होना चाहिए कि अपने क्षेत्र के संसाधनों द्वारा प्राप्त धन का एक उचित हिस्सा उनको मिलना चाहिए। ये बात बोला कि मान लो कि हमने कहा कि यहाँ पे कोई कंपनी आया और कंपनी यहाँ स्थापित हो गई, तो यहाँ पे संसाधन है, तो उस संसाधन का ये उद्योग क्या कर रहा है? उपयोग कर रहा है। तो जितना आय कमाए ना, तो उसका एक हिस्सा इन जनजातियों पे खर्च करे। कहने का मतलब ये था, ठीक है। कानून को सख्त परिवर्तन लाए कि ऐसा ना हो कि भूमि हस्तांतरण का थोड़ा सा लाभ और ये दे के गलत शिक्षा कम होता है तो गलत बोल वचन करके लोग उसको क्या कर लेते हैं, भूमि अपने नाम से कर लेते हैं, फिर वो बड़े बड़े दामों पे उद्योगपतियों को दे देते हैं। तो ऐसा है कि कानून सख्त होना चाहिए। तो ये भूमि अलगाव से बोला, सामाजिक आर्थिक विकास में बोला और भूमि अलगाव में बोला, ठीक है। काका शिक्षा के बारे में क्या बोला? तो देखो शिक्षा में वही बोला जो डेबर ने बोला था। तो जनजातीय क्षेत्र के स्कूल के लिए शिक्षकों के स्थानीय स्तर पर, मतलब जनजातीय ही हो जो पढ़ाने वाले हैं, उन्हीं के कल्चर से हों, जनजातीय क्षेत्र के हों, स्थानीय स्तर के हों। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर के आके पढ़ाने लगे। ये बोला उनका पाठ्यक्रम उनके सामाजिक संस्कृत परिवेश में हो, जनजातीय लोकाचार और भाषा आदि के अनुकूल होना चाहिए पाठ्यक्रम जो डिसाइड हो। और राज्य सरकारों को बहुभाषी शिक्षा के लिए एक नीति विकसित करना चाहिए, और उन बहुभाषी नीति में जो एसटी के संस्कृति है, भाषा है, उसको भी दर्जा देना चाहिए। और पाठ्यक्रम में स्थानीय संस्कृति, लोक कथाओं और इतिहास को भी शामिल करना चाहिए। तो जब भी लोक कथा होगा, उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ होगा, उनके इतिहास से जुड़ा होगा, तो उनको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, तो वो शिक्षा से आगे बढ़ेंगे। एक ही बार मोल्ड नहीं कर सकते। आवासीय स्कूल का ध्यान रखना चाहिए, मतलब जो खाना बदोश हैं, जो टहलते रहते हैं आज यहाँ कल वहाँ, उनके लिए आवासीय स्कूल खोलो। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, उसे लागू कड़ाई से लागू करो। ये शिक्षा के बारे में खाका कमेटी ने क्या किया था? अपना सजेशन दिया था। राजनीतिक और आर्थिक में क्या सजेशन दिया था खाका ने? तो खाका ने ये बोला था कि आदिवासी महिलाओं को स्वायत्त जिला परिषद और साथ ही साथ अन्य राजनीतिक संस्थानों में छोटे जनजाति समूह के लिए आरक्षण 1/3 कर दिया जाए। अर्थात उन्होंने बोला था कि जो पीआरआई सिस्टम लाया गया है, उस पीआरआई सिस्टम के जनजातियों के जो सिस्टम है, उसमें भी महिलाओं को लिए 1/3 ला दिया जाए। ये बोला था खाका कमेटी ने। खाका कमेटी ने राजनीतिक और आर्थिक में क्या बोला था कि जनजातीय क्षेत्रों में जो कृषि आधारित प्रशिक्षण संस्थान है और संबंधित श्रम गहन प्रसंस्करण का उद्योगों की स्थापना करना चाहिए। मतलब कि जनजातीय क्षेत्र में ज्यादातर उनका कहना क्या था? कृषि पे आधारित है, तो कृषि आधारित क्या किया जाए, जो संस्था ऐसा आधारित किया जाए कि वो संस्था कृषि से संबंधित क्या कर रहे, प्रशिक्षण दे, ठीक है। और साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग वाले कुछ वहां पे स्थापित किए जाए उद्योग, जो उद्योग में मैनुअली काम करे। फूड प्रोसेसिंग वाला ऐसा नहीं कि मैकेनिकल रूप से, तो कुछ फूड प्रोसेसिंग ऐसा स्थापित किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए, ठीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि के उत्पादन उनका कमी होता है, तो तकनीकी रूप से उनको शिक्षा देना चाहिए। सूक्ष्म वाटर सेट स्थापित करना चाहिए कि सिंचाई के लिए उनके पास साधन हो। और साथ ही खाका कमेटी ने बोला कि युवाओं के बीच कौशल विकास जरूरी है और उनको स्वरोजगार की तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए, उद्यमशीलता बढ़ानी चाहिए युवाओं को कौशल देके। तो ये बात तो आप भी बोल सकते हो। संस्कृति के बारे में क्या क्या काका कमेटी ने बोला? तो गागा कमेटी ने बोला कि भूमि, वन, संस्कृति और आजीविका के स्रोतों के लिए आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों को सम्मान और संरक्षण देना चाहिए। तो भाई हम आज भी चला रहे हैं कि संस्कृति का सम्मान देना चाहिए। अगर वन की पूजा करते हैं तो सम्मान दो ना वन की, ठीक है। और सम्मान दो और वन संरक्षण में इनको क्या करो, पार्टिसिपेट करो। ये जम के वन संरक्षण करेंगे फिर तो मतलब वो माई बाप मानते हैं वन को, संरक्षण बहुत बढ़िया करेंगे। और साथ ही बोला कि उनकी भाषा, संस्कृति, परंपरा का संरक्षण करना चाहिए वन के अलावा, ठीक है। और इनमें
इनके साथ मुख्य धारा के लोग हैं, उनके साथ जैसे हम कहते हैं ना कि एकीकृत भारत बनाना है, एक भारत बनाना है, तो जैसे इनकी संस्कृतियों को सीखने के लिए आदान प्रदान होना चाहिए, ऐसा कुछ व्यवस्था करना चाहिए। ठीक, तो ये संस्कृति के बारे में काका ने बोला। आप देखो, हमने ढेबर आयोग का शिक्षा पे केवल देखा, और उसके बाद गागा का हमने हर एक सेक्टर पे सिफारिश देखा, और वैसे ही कुछ मुणगेकर रिपोर्ट आया था और एसटी के लिए सिफारिश किया था। अब एसटी के लिए उन्होंने मुणगेकर रिपोर्ट ने क्या बोला कि जब भी बात आएगी ना, तो इन तीनों का ढेबर आयोग काका शब्द हमारे रहेंगे, बस ध्यान रखना, लॉजिक होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, शब्द हमारे होंगे, लेकिन नाम किसके नाम से बेचे जाएंगे? ढेबर आयोग, काका और मुणगेकर के नाम से बेचे जाएंगे। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्र में सभी को कानून को नियमित करना, विस्तारित करना, और जो प्रथा अंधविश्वास पे चल रहा है उसको रोकना। ठीक है, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला कि ये यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्रों के राज्यपाल के कार्यालय में एक अनुसूचित जनजाति संबंधित मामलों के लिए देखभाल करने के लिए एक अलग अधिकारी का पद स्थापित करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट कि राज्यपाल क्या करता है, गवर्न करता है, तो उसके कार्यालय में अनुसूचित जनजातियों को देखभाल करने के लिए एक अलग अधिकारी स्थापित करे, वही देखे, वही सारा डाटा ले, उसकी समस्याओं को समझे, फिर आगे क्या हो सकता है राज्यपाल द्वारा। यार क्या दिक्कत है इनको आंसर का। देखो सर, मुणगेकर ने एक और वेरी इंपॉर्टेंट बोला कि ग्राम सभा को बहुत ज्यादा फंक्शनल या कार्यात्मक बनाना चाहिए। ग्राम सभा निश्चित करे, या ग्राम सभा की जो संबंधित कोई समस्या है या संदर्भ है उसको प्राथमिकता दे। अगर ग्राम सभा कहे कि यहाँ पे सिंचाई का साधन या डैम नहीं खोलना चाहिए, तो डैम की बात, उसमें अगर कोई सिफारिश जा रही है तो ग्राम सभा के संदर्भ को प्राथमिकता करना चाहिए, इंगित करना चाहिए। दूसरी बात है कि बोला है कि मुणगेकर ने, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कहीं भी यूज कर सकते हैं, कि कार्यक्रम का सहभागिता दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कार्यक्रम का सहभागिता, कोई भी कार्यक्रम आ रहे हैं तो उसमें सहभागी मतलब भागीदार सब लोग हों, ऐसा कुछ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि एसटी उसमें क्या हो, भागीदारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने अपना खाना पूर्ति कर दिया, हमने कार्यक्रम चला दिया। ठीक है, तो वो कार्यक्रम को करवाने के पहले कुछ अनिवार्य आवश्यकताएं होना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम चला रहे हो तो उससे पहले क्या शर्त होना चाहिए कि एक एकल लाइन प्रशासन होगा जो लोगों के प्रति उत्तरदायी हो। तो एकल लाइन होगा तो लोगों के प्रति उत्तरदायी होगा, तो लोग का विश्वास बढ़ेगा तो भागीदारी भी बढ़ेगी। जनजातीय उप योजना फ्रेम में उपयुक्त संशोधनों के साथ विकास कार्यक्रम के पहले सुरक्षात्मक उपायों को सुनिश्चित किया जाए, ताकि उनके पहले की उपेक्षा की कहानी दोहराया न जाए। कहने का मतलब है कि ट्राइबल सब प्लान में क्या था कि सुरक्षात्मक प्रावधान रखा गया था, सुरक्षात्मक, विकासात्मक, ये दो प्रावधान थे। तो कहा गया कि भाई उप योजना सब ट्राइबल प्लान लेके आ रहे हो, बात सही है, कार्यक्रम चला रहे हो, बात सही है, लेकिन इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले इनकी जो एसटी की सुरक्षात्मक प्रावधान दिए गए हैं, जो आर्टिकल दिए गए हैं संविधान में, उसको सुनिश्चित करें। क्यों? जब ये सुनिश्चित हो जाएगा तो जो इनको उपेक्षा की कहानी थी पहले कि उपेक्षित किए जा रहे थे, भेदभाव किया जा रहा था, या इनको रोजगार नहीं दिया जा रहा था, तो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पा रहे थे, राज्य कदम नहीं उठा पा रहा है, तो पहले जो सुरक्षात्मक उपाय हैं उनको सुनिश्चित करें। और जब सुनिश्चित होगा तो पीछे जो इनके साथ कहानी हुई है वो दोहराया नहीं जाएगा तो विश्वास बढ़ेगा। और जो भूमि के कानून हैं उनकी समीक्षा करें, क्योंकि भूमि हस्तांतरण से ज्यादा प्रभावित है, तो भूमि हस्तांतरण की जो इतने कानून हो उनकी समीक्षा करें और उसको बहाल करें, मतलब अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, चौथा बोला कि क्षेत्र के निकटतम स्तर पे शक्तियों का अंतरण करें, मतलब कि जो शक्ति है वो शक्ति का विकेंद्रण करें। शक्ति का विकेंद्रण करेंगे तो इनका शोषण होना कम हो जाएगा। ठीक है, जितनी समस्याएं होंगी वो कम होगा। हमने पहले भी बोला था कि लोकतंत्र सभी समस्याओं को सॉल्व करने का एक साधन है और बहुत महत्वपूर्ण साधन है। फिर जनजातियों के अस्वीकृत स्वास्थ्य संकट के लिए एक मिशन मोड के तहत एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। क्या होता है ना कि स्वास्थ्य संकट आता है और वो या स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। स्वास्थ्य के बारे में जब ध्यान ही नहीं देते हैं, वो पड़े रहते हैं, इवन वो बेड पे पड़े रहते हैं,
जैसे एक कहानी है, एक बताते हैं कि बोगा जनजाति ये मानती है कि किसी ने हम पे जादू टोटका कर दिया है, इसलिए हम उठ नहीं पाएंगे बेड से। उनके अंदर ये भावना है, भले हम आज के डेट में जांच करके भले पता लें कि वायरल है, बैक्टीरियल है, या उसको कुछ है, लेकिन उसको वो विश्वास है कि किसी फलानवे ने ये टोटका करवा दिया है, इसलिए हमारी हालत हो गई है। तो ये स्वास्थ्य के प्रति संकट पैदा कर रहा है उसके। तो इसको खत्म करना है तो भाई एक मोड फ्रेम बनाना होगा, उनके अंधविश्वास को खत्म करना होगा, कुछ तो करना होगा, फ्रेमवर्क बना के उस पर काम करना होगा। तो ये हमारा मूवमेंट का था। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इस पे 3 आयोग की बात किए थे, ढेबर आयोग शिक्षा पे, ठीक है, और काका या गागा जो भी नाम दो आयोग की बात की है, और तीसरा मोंटगेकर आयोग। इन 3 आयोग के बिना कोई भी एसटी का क्वेश्चन आता है अधूरा है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है हमारा एसटी का कुछ टॉपिक, या ओवरऑल कहें कि पहला लेक्चर पीपीटी का जिसे हमें देना था, आज पहला लेक्चर था, पूरे कंबाइंड देना था, उसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।